ओके सो जियो केमिस्ट्री इससे ऑलमोस्ट 15 से 20 मार्क्स का आता है, एकदम इजी है। पहला टॉपिक है कॉस्मिक अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स। कहीं पे भी क्वेश्चन में देखे कॉस्मिक अबंडेंस, अब चाहे कैरेक्टरिस्टिक पूछो, फीचर पूछो, कुछ भी पूछो, तुम्हें यही लिखना है। ये 7 पॉइंट है, यही लिखना है। सिंपल सा है। मतलब पीरियोडिक टेबल वाइज चलते हैं एक तरीके से। तो डोमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन की भाई, पहले हाइड्रोजन ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की डोमिनेशन है। और ये परसेंटेज दिया हुआ है। फिर हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के बाद फिर ये शार्प डिक्लाइन आफ्टर हीलियम, हीलियम के बाद डिक्लाइन हो जाता है। मतलब ये सब एलिमेंट्स जो हैं वो होते तो हैं, बट हाइड्रोजन हीलियम से कम होते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन यही कि बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस के कारण होता है ये। मतलब बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस में एक्सप्लेन कर रखा है, बस ये लिख देना काफी है। ऑडो हार्किन्स इफेक्ट पे डायरेक्ट सवाल आता है, ज्यादातर ये और ये सवाल कपल्ड रहते हैं। ऑडो हार्किन्स इफेक्ट बस यही है कि ज्यादातर वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होते हैं जो कि अ, जिनका एटॉमिक नंबर इवन में है। ठीक है। इवन में, और जो उसके नेबरिंग होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। रीजन सिंपल सा है कि जो प्रोटॉन पेयर्ड रहते हैं, अगर वो इवन नंबर में रहेंगे तो प्रोटॉन पेयर्ड रहेंगे, इस कारण से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और फिर उनकी अबंडेंस भी बढ़ जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कोई भी जो ऑड नंबर और इवन नंबर है उसका ऐसे दिखा सकते हैं ये। आयरन पीक, आयरन के आसपास जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिलेटिवली ज्यादा अबंडेंट होते हैं। उसका रीजन ये है कि हाई न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, बस डायरेक्ट ये लिख देना है कि भाई उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होती है, तो इस कारण से होते हैं। फिर आयरन के बाद डिक्रीज होता है, उसका मेनली ये है कि फ्यूजन बियॉन्ड, मतलब फ्यूजन, और क्योंकि बेसिकली ये एलिमेंट्स ऐसे ही बनते हैं कि अगर Fe को आगे अगला नेक्स्ट वो बनना है तो फिर उसे एक न्यूट्रॉन कैप्चर करना पड़ेगा, और वो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, और उसे वो प्रोटॉन कैप्चर करना होगा। बेसिकली न्यूट्रॉन कैप्चर करना होगा, एक प्रोटॉन अंदर न्यूक्लियस में चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन उसकी ऑर्बिट में, तो इसके लिए काफी एनर्जी चाहिए होती है और वो Fe के बाद पॉसिबल नहीं होती। LiBe बोरोन एनोमली ये होती है कि इनकी अबंडेंस रिलेटिवली लेस होती है। उसका रीजन ये है कि वो फ्रेजाइल न्यूक्लाई होते हैं और वो स्टार्स में जब बन रहे होते हैं सब एलिमेंट्स तभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कॉस्मिक एंड गैलेक्टिक पैटर्न ये है कि मोर और लेस अक्रॉस अक्रॉस सोलर सिस्टम सेम ही वो रहता है। मतलब सेम ही अबंडेंस, यही ऑर्डर दिखता है, ये ऑर्डर जो हमने पढ़ा है यही ऑर्डर दिखता है अक्रॉस वो, क्योंकि मोर और लेस सेम ही प्रोसेस हो रही होती है वहां पे भी। तो फिर वही एक और गैलेक्ट ये लिख सकती हो कि मतलब जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जैसे गैलेक्सी और इवॉल्व होती है उनका वो बढ़ता जाता है। मतलब अबंडेंस बढ़ता जाता है न्यूक्लियोसिंथेसिस की वजह से, ऑब्वियस सी बात है, प्रोसेसेस चलती रहेंगी तो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। अबंडेंस ऑफ, ये कई बार पूछ लेते हैं कि हाउ इज अबंडेंस एस्टिमेटेड, सीधा स्पेक्ट्रोग्राफी पढ़ लेना जो लिखा हुआ है। मीटियोराइट, सीएल कॉन्ड्राइट हमने पढ़ रखा है कि ये तभी बनता है जब गैलेक्सीज वगैरह और मतलब अर्थ वगैरह बनी थी। तो ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन रहता है वही मोर और लेस उसमें दिखता है। कॉस्मिक रेस बस ये लिख देना, मुझे बस इतनी पता है। सोलर विंड जो आती है उससे वो लोग करते रहते हैं, अभी मिशन मिशन कुछ चल रहा है वो भी है। एलिमेंट्स रेशियो इन यूनिवर्स, कॉस्मिक रेडियंस कैन बी एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग द रेशियो इन वेरियस सिस्टम। हाँ, वही बात है, वो जैसे सीएल कॉन्ड्राइट में बताया था कि जो भी बाकी सब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसी में जो रेशियो होता है मोरलेस वही रेशियो रहता है यूनिवर्स में। न्यूक्लियर रिएक्शन पार्टिकल, वैसा हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन के जो पार्टिकल होते हैं, मतलब इधर उधर के जो न्यूक्लियर फिजिक्स और ये सब होते हैं, जो उनके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके थ्रू भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हो गया अबंडेंस कैसे एस्टिमेट करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ मोर, मतलब जनरल जियोलॉजी में कर रखा है वैसे, तो बस थोड़ा सा लिख रखा है ये जो हम नॉवल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। बल्क में सबसे ज्यादा आयरन होता है बट क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। इसका वही है कि भाई ये नीचे जाते हैं तो आयरन के ऊपर जाता है, ऊपर ये है लाइटर एलिमेंट्स के हैं, क्योंकि जैसे नीचे आएंगे डेंसर ज्यादा डेंसर एलिमेंट्स बनेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ मेटेरॉइड, इस पे सवाल काफी आता है बट ये जनरल जियोलॉजी वाला ही है। कॉम्पोजिशन ऑफ मेटेरॉइड जनरल जियोलॉजी में बता रखा है, वही है ये। फिर केमिकल बॉन्डिंग, ये नॉर्मल जो केमिस्ट्री होती है जो हमने इनऑर्गेनिक पढ़ी है वही है ये एग्जैक्टली यहाँ पे। तो फटाफट बता देता हूँ। कौन से बॉन्डिंग होती है, इस पर डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं कि भाई बॉन्डिंग्स बताओ क्या होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड वही होता है, वो शेयरिंग करते हैं, ये बना दिया स्ट्रक्चर, ये लिख दिया, सिंपल है। फिर आयनिक बॉन्ड वही हो गया कि भाई एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा, ये रहा।
कुछ कुछ लिखा हुआ है, बस नॉर्मल सा ही है। मेटालिक बॉन्ड वही होता है कि मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो घूम रहे होते हैं, अब वो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। बस ये कीवर्ड है, लिख देना। और ये सब इसमें होता है, थोड़े से हेवियर साइड एलिमेंट में होता है जिसके इलेक्ट्रॉन मतलब जिसका न्यूक्लियस ज्यादा उनके इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड वही होता है कि क्योंकि जो ज्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, इस कारण से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस वजह से एक एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। वैंडर वाल बॉन्ड्स वही होता है, बस इसमें शायद हाइड्रोजन नहीं होगा। वही टेम्पररी डेंसिटी ट्रांसफर की वजह से पढ़ रखा है हमने, ये रहा। फिर रोल ऑफ बॉन्ड इन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को कैसे डिसाइड करता है रोल ऑफ बॉन्ड, इस पे कभी कभी इसके साथ पेयर करके पूछ लेता है कि बॉन्डिंग वाले के साथ। सिंपल है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये होगा, हार्डनेस डिसाइड होगी, कंडक्टिविटी, भाई मेटलिक बॉन्ड है तो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके पास, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कलर और ये सब। कोऑर्डिनेशन नंबर पे डायरेक्ट सवाल आ जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली वो होता है एक कैटायन के अराउंड कितने एनाइंस आ सकते हैं, ठीक है। तो कैटायंस मतलब बेसिकली पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो अब वो किस चीज पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा रेडियस रेशियो, कि भाई कैटायन और एनायन का रेशियो क्या है। बेसिकली अगर कैटायन जितना ज्यादा बड़ा होगा, देखो उसका सरफेस बढ़ गया है, और जितना ज्यादा एनायन का छोटा स्ट्रक्चर होगा, वो उतनी आसानी से उसके अराउंड मतलब सरफेस एरिया होगा वो बाइंड कर सकता है। और अगर ऑपोजिट हो जाएगा, ये रेशियो अगर कम हो जाएगा, तो बेसिकली एनायन का साइज बढ़ गया है, कैटायन का घट गया है, तो ये देखो ऐसे बन नहीं पाएगा, ये बना देना काफी है। ये ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं। फिर चार्ज ऑन कैटायन पे भी डिपेंड करेगा कि भाई जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतनी आसानी से और नेगेटिव चार्ज वाली मतलब बेसिकली एनायन को खींच सकता है, तो वो हो गया। और पैकिंग एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करेगा कि भाई क्लोज्ड है, ओपन है, कैसी पैकिंग है, क्या ढंग से एफिशिएंटली पैकिंग हो रही है, पेंटा वाली पैकिंग पॉसिबल नहीं होती है, ये सब कुछ कुछ चीजें। फॉर्म और टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर भी कई बार पूछ लेता है इसके साथ पेयर करके, कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि एक तो ये सिंपल है, याद रखना, 5 वाला पॉसिबल नहीं होता है। 2 3 5 6 8 12 ये होता है। और ये ऑलमोस्ट सेम है, ये सब कुछ एकदम सेम है जो एग्जैक्टली exactly मिनरलोजी में कर रखा है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो अगर वो वैसे भी याद करना होता है तो ये भी याद किया जा सकता है। फिर ये सेम है एकदम, लिनियर का स्ट्रक्चर ये बना दिया, क्यूबॉइड क्यूबिक ये बना दिया, लीनियर ये बना दिया, ऐसे बस बेसिकली डायग्राम घुसा देने हैं। देखो हर कहीं मैंने डायग्राम बस घुसा दिए हैं। आज भी सर ने एक आगे डायग्राम घुसा दो, बस जहां पे ही मौका मिले घुसा दो। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ये सारे याद करने ही पड़ते हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए। इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, इसको मिनरोलॉजी में याद करना होता है, वही एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, तो फिर इस पे डायरेक्ट सवाल आता है कि डिफरेंस क्या है, एकदम हॉट टॉपिक है, सीधा सवाल आता है क्या डिफरेंस है इसके बीच में। तो सिंपल सा वही है कि आइसोमॉर्फिज्म वो मिनरल्स होते हैं जिसके स्ट्रक्चर सेम है बट केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। मतलब हो सकता है वो क्यूबिक हो तो सामने दूसरा भी क्यूबिक हो, बस उसका केमिकल कॉम्पोजिशन तो अलग हो ना, एक में NaCl हो सकता है, एक में Ca समथिंग कुछ हो सकता है। तो वही, तो पॉलीमॉर्फिज्म जस्ट उसका उल्टा होता है कि मिनरल्स हैं जिसके केमिकल केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, मतलब वो सेम केमिकल कॉम्पोजिशन है बट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आइसोमॉर्फिज्म का सीधा एग्जांपल फेल्डस्पार और ओलिवीन है कि भाई सेम स्ट्रक्चर होता है, मतलब होंगे शायद क्यूबिक क्यूबिक जो भी होते होंगे वही होते होंगे, और पर उनका एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं। ऐसे ही डायमंड और ये पॉलीमॉर्फिज्म का सीधा एग्जांपल वही कार्बन की चीजें, वही डायमंड, ग्रेफाइट और वो वुल्फ 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 वो सब जो होता है C60 वाला वो सब, कि मतलब सेम वो है, सेम केमिकल कॉम्पोजिशन है कि कार्बन ही होगा बट अलग अलग वो है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, ये आयनिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है, ये पढ़ लेना, एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, एकदम सिंपल सिंपल सा, ये प्रेशर टेम्परेचर की वजह से होता है, पता है हमें डायमंड क्यों बनता है, इससे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। और प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस आता है, फिजिकल में फर्क आता है, इसमें केमिकल में फर्क आता है, तो बस यही सिंपल सिंपल है। एलिमेंट्री थर्मोडायनेमिक्स, एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स के जो तीन लॉ होते हैं वही है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एकदम बेसिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो वही है ये, अब फिर से बताइए कोई फायदा नहीं है, वही है एंथैल्पी, बट ये कर जरूर लेना। मैंने जिस चीज पे 2 स्टार लगा रखा है मतलब वो ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे साल रिपीट हो रहा है। जिस पे 3 स्टार लगा हुआ होगा
ये मैं ऊपर स्टार लगाना भूल गया हूँ शायद, बट 3 स्टार जिस पे लगा रहता है यूजुअली मेरे कोई भी टॉपिक्स पे, मतलब वो बहुत हॉट टॉपिक है, हर साल या हर दूसरे साल रिपीट हो रहा है। 2 स्टार लगा हुआ है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पढ़ लेना, डायरेक्ट पूछ लेता है एंथैल्पी क्या होता है, डायरेक्ट पूछ लेता है एंट्रोपी क्या होता है। सिंपल ये लिख देना है, ये सब लिख देना है, सिंपल ये है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता देना है। गिब्स फ्री फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी पे बहुत सवाल पूछते हैं लोग, ये डायरेक्ट लिख देना है कि भाई ये पढ़ ही रखा है, हमें पता ही है, बेसिक है। और हाँ, ये भी पूछ लेते हैं, 2 स्टार लगा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और ये सब के बीच में, तो ये रहा डायरेक्ट रिलेशन, यही बता रहा है रिलेशन, ये तीनों चीज इसमें आ रखी है, तो ये हो गया। यूज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सिंपल लिखा हुआ है, वही लिख देना है। इक्विलिब्रियम सिस्टम ये हमने पढ़ ही रखा है थर्मोडायनेमिक्स में, वही है ये। हाँ, अब एक और टॉपिक होता है जो पूछ लेते हैं, वो होता है ट्रेस एलिमेंट्स। तो बेसिकली ट्रेस एलिमेंट्स समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि एलिमेंट्स को हम डिवाइड क्लासिफाई कैसे करते हैं। यूजुअली कितना ज्यादा एलिमेंट वो पाया जा रहा है अर्थ पे, उस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो उस बेसिस पे पहले होते हैं मेजर एलिमेंट्स जो कि 1% से ज्यादा हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम, ए ये Cl, Al, Fe और ये सब जो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, उनको मेजर एलिमेंट्स कहते हैं, 1% से ज्यादा होते हैं। माइनर एलिमेंट्स जो 0.1 और 1 के बीच में होते हैं, उन्हें माइनर कहते हैं, टाइटेनियम, फास्फोरस, मैंगनीज, ये सब। बट ट्रेस एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि 0.1 से भी कम में पाए जाते हैं, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब 0.1% से भी कम है। तो वो हो गए रेयर अर्थ मेटल, निकल, कोबाल्ट, बेसिकली यही जो इंपॉर्टेंट जो अभी चल रहे हैं, वही सब। हाँ, बट इनकी इंपॉर्टेंस ये होती है ना कि ये जियोलॉजिकल प्रोसेस समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, बाकी सब एलिमेंट जो माइनर मेजर एलिमेंट जो होते हैं ना, वो यूजुअली तो अगर कुछ भी होगा, कहीं पे कुछ कुछ फॉल्ट हो रहा है, कुछ 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 कहीं कुछ प्लेट अंदर जा रही है, कुछ कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी या कुछ भी हो रहा है जो हम जियोलॉजी में स्ट्रैटिग्राफी वगैरह में पढ़ते हैं, वो सब कुछ भी हो रहा है, तो इनका प्रोपोर्शन मोर और लेस सेम होता है। बट इनका प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है जरा भी अगर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होगा ना, तो ट्रेस एलिमेंट्स का तुरंत वो प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। तो हम उस प्रोपोर्शन से समझ सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, कब से है, क्या नहीं, इसलिए ट्रेस एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कहीं पे भी ट्रेस एलिमेंट का सवाल है, ये लिख देना। बाकी सब ये थोड़ा यूनिक है, हर कोई नहीं लिखता है इसे, बस सिंपल याद रखना है, नर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड। ये बेसिकली ये बताते हैं कि किसी भी चीज का कोई भी एलिमेंट जैसे अगर है, तो वो कितना सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और कितना लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही ये वो बताता है। अब कंपैटिबल एलिमेंट्स और इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स इसी से रिलेटेड है, कोफिशिएंट से, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से। कि कंपैटिबल एलिमेंट्स वो होते हैं जो क्रिस्टल में, मतलब सॉलिड फेज में रहना प्रेफर करते हैं, मतलब क्रिस्टल लेटिस में एग्जिस्ट करते हैं और सॉलिड फेज में रहते हैं। तो बेसिकली उनका केडी 1 से ज्यादा होगा, तभी वो सॉलिड में ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे। तो वही वो होता है इसमें। और सिमिलर आयनिक स्ट्रक्चर, वही वही सिंपल सी बात है, ये सब एलिमेंट्स कुछ कुछ याद कर लिए काफी है। इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स वो होते हैं जो लिक्विड में रहना प्रेफर करते हैं, उनका केडी 1 से कम होता है। और लाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें कि डिफरेंट वेज जिस तरीके से ट्रेस मतलब ट्रेस एलिमेंट्स घुस जाते हैं मिनरल्स में। इसमें मैंने हैशटैग लगा रखा है, हैशटैग का मतलब है ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये पढ़ना उतना। एक बार देख लो फटाक से, वही बात होगी, ट्रेस एलिमेंट्स तभी घुस पाएंगे जब वो बेसिकली वो जो भी स्ट्रक्चर है उसको बेवकूफ बना पाए कि भाई मैं तो वही आयन हूँ जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। जैसे कि जैसे कि ये मैग्नीशियम, मतलब सिमिलर चार्ज होगा, अगर सिमिलर चार्ज होगा और सिमिलर साइज भी होगा, तो इस कारण से वो अंदर घुस जाता है। जैसे मैग्नीशियम और Fe2 का मोर और लेस सेम साइज होता है, वो ओलिविन के स्ट्रक्चर में घुस जाता है, ठीक है। बैलेंस चार्ज होगा, मतलब जैसे ये पायरोक्सिन, ऑक्सीजन जो भी होते हैं, ये सब होते हैं इसमें, कैसे भी करके उनको +4 का चार्ज लाना होता है। तो फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम और Na मिलके उनको बता सकते हैं कि भाई हमारा सेम ही चार्ज है, तो वो स्ट्रक्चर में घुस जाते हैं फेल्सपार के कई बार। कपल सब्स्टिट्यूशन ये हो गया, सेम चार्ज ही होगा, सेम मोर और लेस सेम ही बात है वो। वैकेंसी, हाँ, कोई भी अगर वेकेंट साइट होती है तो वहां पे ट्रेस एलिमेंट्स घुस जाते हैं, जैसे कि Li घुस जाता है मिका में। और वाइट अंडरस्टैंडिंग अर्थ, हाँ, ये वाला पार्ट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, और ये पता होना चाहिए कि हम ट्रेस एलिमेंट्स पढ़ क्यों रहे हैं, पूरा चैप्टर ट्रेस एलिमेंट्स पे ही है क्योंकि। तो हाँ, तो फिर ट्रेस एलिमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मतलब इफेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ के लिए, तो वही मैंने तुम्हें ऊपर भी बताया था यहाँ पे कि वो
जरा भी माइन्यूट अमाउंट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो स्ट्रांगली उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होती है। तो हम पता कर सकते हैं कि जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन की कम ज्यादा है तो वहां पे प्रेशर टेम्परेचर चेंजेस हुए होंगे, वहां पे कुछ कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई होगी, तो पता कर सकते हैं। क्योंकि वो मेजर एलिमेंट्स जो मोरलेस सेम रहते हैं बट ये ड्रामेटिकली चेंज होते हैं, तो वही प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। वही 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 सब बातें हैं जो मैंने बताई, उसी को एक्सपैंड करके लिख देता है, मेल्टिंग, सॉलिड क्रस्ट, मेटामॉर्फिक प्रोसेस, सेडिमेंट्री प्रोसेस, जो भी है लिखते जाओ। रोल इन मैग्मेटिक क्रिस्टलाइजेशन, वही क्रिस्टलाइजेशन में उनका रोल पता चलता है, वही वही सेम बात है, उसी को एक्सटेंड कर दिया है, वो बेसिक जो कंसेप्ट है। रोल इन अंडरस्टैंडिंग रॉक्स, रॉक्स में कर सकते हैं इसके पैटर्न से कि कितना प्रेजेंट है कितना नहीं, और वगैरह की स्टडी के लिए वो इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। फिर हाँ, जियोकेमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं वो लोग। जियोकेमिकल क्लासिफिकेशन विक्टर गोल्डस्मिथ ने दिया था, वट एवर इट इज, यस। और एक्सप्लेन सम एलिमेंट्स कंस्टिट्यूशन क्रस्ट, हाँ ये बेसिकली वही बताता है कि वो एलिमेंट्स कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, और वो इस बेसिस पे डिवाइडेड है कि भाई वो एलिमेंट्स किस चीज में रहना प्रेफर करते हैं, किस चीज में रहना प्रेफर करेगा। उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई वो क्रस्ट में रहेगा, मेटल में रहेगा, कोर में रहेगा, क्योंकि कोर में आयरन होता है, क्रस्ट में सिलिकॉन और ये सब चीजें होती हैं। तो वही, तो लिथोफाइल, लिथोफाइल पता चल रहा है जो लिथोस्फेयर से प्यार करे, तो मतलब बॉन्ड स्ट्रांगली विद ऑक्सीजन, और वो मेनली सिलिकेट, तो मतलब वो अर्थ क्रस्ट में ही पाए जाते हैं, ये रहे वो एलिमेंट्स। चैल्कोफाइल मतलब सल्फाइड में थोड़ा सा नीचे पाए जाएंगे, एलिमेंट्स दैट बॉन्ड विद सल्फर, हमने अभी वो सल्फर वाला वो पता पढ़ा भी था। आ, किस में पढ़ा था, ओ भाई कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, वो हमने कल पढ़ा था, वही है चैल्कोफाइल एलिमेंट्स। और साइड्रोफाइल वही होता है आयरन लविंग, ये साइड्रोफाइल का साइड तो ये उसका और होता ही है, तो वही आयरन लविंग जो आयरन के साथ रहना प्रेफर करते हैं, बॉन्ड बॉन्ड विद आयरन, टाइटेनियम, प्लैटिनम, एटमॉस्फेरिक एलिमेंट वही जो गैस में रहना प्रेफर करते हैं, ये हो गया सिंपल। हाँ, ये ना, जब ये मैंने लेक्चर किया था तो इसमें उन्होंने आधा टाइम तो यही पढ़ाया था, और इस पे वो लोग सवाल पूछते ही नहीं है, इस पे सवाल ही नहीं है। यही ऑलमोस्ट 1 घंटे पढ़ाया गया और इस पे सवाल ही नहीं आता, तो मैंने बस इतने में खत्म कर दिया, अगर मान लो कभी आ जाए तो। रेयर अर्थ एलिमेंट हमने बेसिक पढ़ा ही है, वो पता ही है, तो मैंने बहुत ज्यादा लिखा नहीं यहाँ पे। ज्यादा से ज्यादा ये पूछेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट होते क्या है, उनके यूजेस क्या है, वो सब हमको पता है क्या यूजेस है। 15 लैंथेनाइट के एलिमेंट्स और स्कैंडियम और यूट्रियम, तो ये हो गया। लिथोफाइल होते हैं, ये लिथोस्फेयर में एग्जिस्ट करेंगे, क्रस्ट में, यूजुअली इन क्रस्ट ट्रेस एलिमेंट। हाँ, और एक और चीज होती है, रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं ना, वो यूजुअली +3 चार्ज आयन में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब +3 चार्ज प्रेफर करते हो, बट दो एनोमली हैं, यूरोपियम एनो यूरोपियम एनोमली और सीरियम एनोमली। तो बेसिकली क्या होता है, हर कोई तो +3 में ही एग्जिस्ट करता है, बट ये +3 के साथ +2 में भी एग्जिस्ट करता है यूरोपियम, और सीरियम +3 के साथ +4 में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दैट्स इट, ये व्हाट द हेक, ये दोबारा रिपीट हो गए हैं 2 पेजेस, पता नहीं क्यों। 6 ही पेजेस हैं, 6 ही पेजेस हैं, एकदम इजी है, इजी, इजी 15 to 20 मार्क्स। और और क्या था, वो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। वो एनवायरमेंटल जियोलॉजी एकदम सिंपल है, मैंने उसके कुछ प्रिंट आउट निकाल रखे हैं, और मैंने एग्जैक्टली PYQ के प्रिंट आउट निकाले हैं। और उसमें बेसिक चीजें ही होती हैं कि भाई ये न्यूक्लियर ये हो गया, इसको कैसे ठीक करेंगे, ये न्यूक्लियर उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना होता है, ये सब बेसिक बेसिक है। तो उसके मैंने PYQ के एग्जैक्टली वो क्वेश्चन निकाले हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें 3 3 पार्ट पूछ रखे हैं, और वो PYQ सॉल्व PYQ है। तो उसमें बेसिकली एक टॉपिक का पूरा ही एड्रेस हो गया, तो वो एक पेज पढ़ लो, एक टॉपिक खत्म, ऐसी 4 5 पेज है वो। है तो थोड़ा मोटा सा बुकलेट, बट पढ़ने उसमें 4 5 ही है। तो वही, तो ये पूरा यूनिट आराम से 35 to 40 मार्क्स, इजी, इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, हो गया, हो गया।